Hello everyone. In this video, we are going to discuss divorce under Muslim law. Divorce is also known as तलाक. तलाक भी कहा जाता है इसे. ठीक है. Now in this video, we are going to discuss different forms of तलाक. But in different forms of तलाक से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सुन्नी लॉ और शिया लॉ में एक्चुअली तलाक की क्या स्टैंडिंग है, एक वैलिड तलाक कैसे हो सकता है. ठीक है. So let's just discuss that first. First of all, under Sunni law. So under Sunni law, the talaq can be oral as well as written. ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. ओरल का मतलब क्या है कि स्ट्रेट अवे प्रोनाउंस कर दिया तलाक और उससे तलाक हो गया. ठीक है. तो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. रिटन अगर तलाक है तो उसको तलाक नामा भी कहा जाता है. तलाक नामा. तो तलाक नामा के थ्रू रिटन तलाक हो सकता है और अगर ओरल है तो ओरल की अपनी कंडीशंस है, वो हम आगे करेंगे डिस्कस. नाउ प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सुन्नी लॉ. ठीक है. हमने ये पहले भी डिस्कस किया था दैट अंडर सुन्नी लॉ प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज बट नॉट एट द टाइम ऑफ डिवोर्स. तलाक के टाइम पर विटनेसेस नहीं है तो भी चलेगा. प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. तलाक के टाइम पर प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अगर कोई विटनेस नहीं है तब भी तलाक वैलिड माना जाएगा सुन्नी लॉ में. ठीक है. प्लस इंटेंशन ऑफ तलाक इज रिक्वायर्ड. इंटेंट होना चाहिए तलाक देने, इंटेंशन होना चाहिए तलाक देने का. ठीक है. बट इफ द तलाक इज प्रोनाउंस्ड in anger or in jest, तो वो भी वैलिड माना जाता है. ठीक है. अगर एंगर में, जेस्ट में, इनफैक्ट अंडर प्रेशर एज वेल, अंडर प्रेशर भी अगर प्रोनाउंसमेंट हुआ है तो वो तलाक भी वैलिड माना जाएगा. ठीक है. तो तलाक इन कंडीशंस में भी वैलिड होता है प्रोवाइडेड द इंटेंशन मस्ट बी देयर. ठीक है. तो अंडरलाइन कंडीशन यही है कि इंटेंशन होना चाहिए. But if the words are ambiguous, then the intent must be proved. If the words are ambiguous, then the fact of talaq must be proved. अगर एम्बिगुअस वर्ड्स प्रोनाउंस हुए हैं या तलाकनामा में एम्बिगुअस वर्ड्स हैं तो फिर तलाक हुआ है ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी और साथ में ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि इंटेंशन था तलाक का. ठीक है. प्लस कभी कभी किसी किसी केस में ये भी हो सकता है कि एक मैन है, एक हस्बैंड है, उसने तलाक प्रोनाउंस कर दिया बट विटनेसेस कोई नहीं थे. ठीक है. प्लस द वाइफ वॉज ऑल्सो नॉट देयर. जब हस्बैंड ने तलाक प्रोनाउंस करा तब वाइफ भी नहीं थी. इन फैक्ट द फैक्ट ऑफ तलाक इज कम्युनिकेटेड लेटर ऑन टू द वाइफ. तो जब कम्युनिकेशन होता है ना तब से वो तलाक वैलिड माना जाता है. दैट मीन्स अंडर मुस्लिम लॉ कम्युनिकेशन ऑफ तलाक इज मैंडेटरी. एंड ये पहले सिचुएशन नहीं थी. पहले कम्युनिकेशन मैंडेटरी नहीं थी. ठीक है. वाइफ का तलाक हो जाता था बट उसे पता भी नहीं लगता था सालों साल कि तलाक हो चुका है. ठीक है. बहुत सारे केसेस में ये चीज हुई है बट ultimately the Supreme Court held that communication of talaq is mandatory. This was observed in the case of Shamim Ara versus State of UP. This was decided in the year 2002. So in this case what happened was there was a wife, she went to the court for obtaining maintenance from the husband. एक वाइफ है वो कोर्ट गई है, कोर्ट को अप्रोच किया है मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स के लिए कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके साथ क्रूअल्टी और डिजर्शन कर रहा था और उसकी वजह से उसको मेंटेनेंस चाहिए बिकॉज ही रिफ्यूज टू गिव हर मेंटेनेंस एज वेल. ठीक है. तो वो उसके लिए गई. अब जब हस्बैंड ने रिटन स्टेटमेंट फाइल करी कोर्ट में तो उसमें उसने लिखा कि हमारा तलाक हो चुका है. उसने डेट लिखी बकायदा कि इस डेट पर उसका तलाक हुआ था और
उस दिन उस रिटन स्टेटमेंट से एक्चुअली वाइफ को पता लगा कि अच्छा तलाक हो चुका है, उससे पहले तक उसको पता ही नहीं था और वो इतने सालों से साथ रह रहे थे. So by the very fact of that written statement, the wife came to know of the fact of divorce. अब ट्रायल कोर्ट का इसमें ऑब्जर्वेशन ये था कि क्योंकि तलाक ऑलरेडी हो चुका है, सो इस वजह से जो वाइफ है शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ. ठीक है, बट हाई कोर्ट की रीजनिंग थोड़ी डिफरेंट थी. सो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल किया एंड द हाई कोर्ट ऑब्जर्व्ड that the factum of divorce was communicated to the wife on the date of delivery of that written statement. जिस दिन written statement deliver हुई उस दिन उसको पता लगा तलाक के बारे में, राइट? तो उस दिन से उसका तलाक वैलिड माना जाएगा, यानी कि जिस दिन कम्युनिकेशन हुआ है उस दिन से उसका तलाक वैलिड माना जाएगा. ये हाई कोर्ट की रीजनिंग थी. नाउ सुप्रीम कोर्ट डिविएटेड फ्रॉम दिस रीजनिंग एज वेल. द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस ऑब्जर्व्ड दैट सबसे पहले तो जो हस्बैंड है उसने अपना तलाक प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं प्रेजेंट करा ऑन रिकॉर्ड जिससे ये प्रूव हो सके कि तलाक हुआ है. सो बेसिकली देयर इज नो एविडेंस supporting the occurrence of talaq. The court also observed that merely raising the plea of divorce under the written statement will not itself prove that the divorce has happened. ठीक है, अगर सिर्फ written statement में लिख देने से कि divorce हुआ है पास में, इससे तलाक प्रूव नहीं होता. Instead, the husband has to prove the factum of divorce. So mere plea of husband stating past divorce in written statement will not itself prove the fact of divorce. Proper evidence needs to be presented to prove the same. ठीक है, प्रॉपर एविडेंस लाना पड़ेगा ऑन रिकॉर्ड. सिर्फ रिटन स्टेटमेंट में लिख देने से तलाक नहीं प्रूव हो रहा है. सो बेसिकली इस केस में नहीं प्रूव हुआ था कि तलाक हो चुका है. सो द कोर्ट रूल्ड दैट हस्बैंड इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस. सो it was observed that the wife is entitled to maintenance. Plus, it was also observed by the court that communication of talaq is mandatory. अगर communicate नहीं हो रहा है तलाक हो चुका है ये वाइफ को, तो वो तलाक वैलिड तलाक नहीं माना जाता है. It was also observed that communication of talaq is mandatory and it will not be considered valid until communicated to the wife. So next is Shia law. We know about Shia law that presence of witnesses is not required at the time of marriage, but under Shia law presence of witnesses is required at the time of divorce.
presence of two witnesses required at the time of divorce. So अगर witnesses नहीं है तो तलाक वैलिड तलाक नहीं माना जाता. वैलिड तलाक के लिए presence of witnesses is required under Shia law. Then pronouncement must be made orally. Written तलाक भी इनमें नहीं होता एक्सेप्टेबल. बाद में तलाकनामा एग्जीक्यूट हो सकता है लेकिन इनिशियली जो प्रोनाउंसमेंट है वो ओरली होनी चाहिए. Must be made orally. Then intention must be there. Requirement of intention is mandatory under Shia law. अगर intention नहीं है तो वो valid नहीं माना जाता. So that means अगर anger में, in jest, under intoxication अगर तलाक दिया गया है तो वो valid नहीं माना जाएगा if intention is not there. Then there is a landmark judgment of Daniel Latifi versus Union of India. Particularly हम उसको maintenance के context में डिटेल में डिस्कस करेंगे. But there was an observation regarding divorce as well. Daniel Latifi versus Union of India. This was decided in 2001 by Supreme Court. So in this case, the court observed that if any pronouncement is made by husband regarding divorce, then it should be made with proper reason. Husband के पास एक reason होना चाहिए कि वो तलाक क्यों pronounce कर रहा है. Plus जो pronouncement है that should fulfill the principles of natural justice. ठीक है, तो एक husband के लिए reasons साथ में state करना mandatory है if he is pronouncing talaq to the wife. So please write this down. When a talaq is pronounced under Muslim law, it should act in accordance with the principles of natural justice and the reasons for obtaining divorce must be stated by husband, must be given by husband. The communication of divorce must take place as per the rules laid down in Muslim personal law to consider it a valid divorce. तो वैलिड होने के लिए कम्युनिकेशन होना मैंडेटरी है डिवोर्स का. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवोर्सेस. द मेजर कैटेगरी इज जुडिशियल डिवोर्स एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स. डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ, extrajudicial and judicial. Judicial अब हम करेंगे डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू extrajudicial methods of divorce. Now under extrajudicial divorce there are three forms of divorce. तलाक, खुला, बरात.
सो सबसे पहले तलाक ही डिस्कस करते हैं। तलाक में भी देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ तलाक। तलाक ए सुन्नत, सबसे पहले तलाक ए सुन्नत हम देखते हैं। तलाक ए सुन्नत में, तलाक ए सुन्नत इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोर्स, ठीक है, बेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोर्स माना जाता है तलाक ए सुन्नत को। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि तलाक ए सुन्नत में 2 टाइप के डिवोर्स होते हैं, तलाक ए अहसन एंड तलाक ए हसन। तलाक़े अहसन एंड तलाक़े हसन, इस चीज़ को ध्यान से समझिए बिकॉज देयर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस इन दीज 2 फॉर्म्स ऑफ डिवोर्स एंड इस वजह से तलाक़े अहसन बेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोर्स माना जाता है, बट तलाक़े हसन भी गुड फॉर्म ऑफ डिवोर्स माना जाता है। बेस्ट फॉर्म एंड दिस इज गुड फॉर्म। तलाक़े अहसन में क्या होता है? देयर इज अ सिंगल प्रोनाउंसमेंट। मान लो इस स्टेट को सिंगल प्रोनाउंसमेंट हुआ डिवोर्स का, देन द इद्दत पीरियड विल स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद ये एक इद्दत पीरियड स्टार्ट होगा जो कि 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेस तक चलेगा, ठीक है, या फिर 3 लूनर मंथ्स तक चलेगा। सो तलाक़े अहसन में क्या हो रहा है? एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट हो रहा है, उसके बाद एक 3 महीने का टाइम पीरियड मिल रहा है हस्बैंड को, जिसमें वो रिव्यू कर सकता है अपना डिसीजन, ठीक है, वो इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है अपने डिसीजन को, और अगर उसको लगता है कि उसने कुछ गलत किया है तो वो बीच में अपना डिवोर्स जो है वो रिवोक कर सकता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज रेवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स, बिकॉज यहाँ पर हस्बैंड के पास ऑप्शन है कि वो रिवोक कर सकता है अपने डिवोर्स को। सो दिस इज नोन एज रेवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स, ठीक है। अब ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड है, ये इद्दत पीरियड वाला ही टाइम पीरियड है जिसमें हस्बैंड जो है वो अपना रिवोक कर सकता है डिवोर्स, ठीक है। अगर इस टाइम पीरियड में मान लो एक्सप्रेसली हस्बैंड ने रिवोक नहीं किया अपना डिवोर्स, बट अगर वो कोहैबिट कर लेते अपनी वाइफ के साथ, सो वो उस कोहैबिटेशन से भी क्या होगा, जो डिवोर्स है वो रिवोक हो जाएगा, ठीक है। सो अगर सिंगल कोहैबिटेशन भी हो रहा है तो उस केस में वो डिवोर्स रिवोक हो जाएगा उसी टाइम पर, एंड वो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, मैरिज वैलिड ही मानी जाएगी आगे। सो प्लीज रिमेंबर दैट देयर इज अ सिंगल प्रोनाउंसमेंट एंड उसके बाद एक 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, 1, 2 एंड 3। तो इस 3 महीने के टाइम पीरियड में हस्बैंड जो है अपने डिसीजन को रिव्यू करके रिवोक कर सकता है अपने डिवोर्स को, बिकॉज इट इज अ रेवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स, दैट इज वाई इट इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोर्स। क्योंकि हस्बैंड ने क्या पता किसी हेस्ट में या गुस्से में आकर अपना ये डिसीजन लिया हो डिवोर्स देने का, ठीक है, और उसने प्रोनाउंस कर दिया हो, बट वो जब इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो उसको रियलाइज होगा कि हाँ उसको नहीं चाहिए एक्चुअली डिवोर्स, तो उसको बेसिकली रिपेंट करने का टाइम मिल रहा है। Then coming to talaq hasan, in this there are successful pronouncements of divorce for 3 months, 1, 2 and 3, ठीक है। पहले महीने में एक बार प्रोनाउंस करे या कितनी बार भी प्रोनाउंस करे, ठीक है, उसके बाद दूसरे महीने में प्रोनाउंसमेंट हो, देन 3rd मंथ में भी प्रोनाउंसमेंट हो, एंड till this time period of 3 months there is abstinence from cohabitation, ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स तक हस्बैंड डिवोर्स प्रोनाउंस करे, तलाक प्रोनाउंस करे अपनी वाइफ पर, और उन तीनों महीनों में वो बिल्कुल कोहैबिट ना करे अगर अपनी वाइफ के साथ, तब वो 3rd मंथ कंप्लीट होते ही, जैसे ये 3rd मंथ यहाँ पर कंप्लीट होगा, यहाँ पर माना जाएगा कि अब तलाक हो गया है कंप्लीट, ठीक है। लेकिन अब तक क्या था, यहाँ तक था ये रेवोकेबल डिवोर्स, क्योंकि वो रिवोक कर सकता था कभी भी, अगर वो बीच में कोहैबिट कर लेता अपनी वाइफ के साथ तो वो रिवोक हो जाता। सिमिलरली अगर वो अपना इंटेंशन ड्रॉप कर लेता कि उसको नहीं चाहिए डिवोर्स, ठीक है, तो वो रिवोक हो जाता। सो इन 3 महीनों तक क्या है, रेवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स है, और जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हुए बट एंड द हस्बैंड हैज नॉट कोहैबिटेड विद द वाइफ, देन इन दैट सिचुएशन ये 3 महीने कंप्लीट होते ही क्या हो गया, इररेवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक बन गया।
ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर भी ये रेवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स है, हस्बैंड को रिव्यू करने का टाइम मिल रहा है अपने डिसीजन को, वो रिपेंट कर सकता है, वो अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकता है, इस वजह से ये भी गुड फॉर्म ऑफ डिवोर्स माना जाता है। देन नेक्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक इज तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत इज कंसिडर्ड एज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिवोर्स, बैड फॉर्म ऑफ डिवोर्स, बहुत खराब माना जाता है इसको, सिंफुल भी माना जाता है इसको मुस्लिम लॉ में। इसे तलाक ए बेन भी कहते हैं। Bane, I hope you know the meaning of bane. Bane is something that is very bad. Boon or bane. ठीक है, तो वही bane. It is known as तलाक bane as well. Bad form of divorce. In fact, ट्रिपल तलाक अगर सुना हो तो ये वही है, ट्रिपल तलाक ही होता है तलाक बिद्दत। इसमें क्या होता है, इसमें the pronouncement is made successively 3 times. Pronouncement of talaq 3 times or more in succession। ठीक है, तो हस्बैंड जो है वो कॉन्जिक्यूटिवली सक्सेशन में ही तलाक प्रोनाउंस कर देता है, जैसे आई तलाक यू, आई तलाक यू, आई तलाक यू। ठीक है, 3 बार या उससे ज्यादा, या फिर तलाक तलाक तलाक, अगर वो ये चीज बोल दे तो तलाक हो गया, ऐसे ही। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड वेरी बैड फॉर्म ऑफ डिवोर्स। ये इररेवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स भी माना जाता है, बिकॉज ये प्रोनाउंसमेंट होते ही सिंगल सेटिंग में जो तलाक है वो इररेवोकेबल हो गया है। ठीक है, इररेवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स। In fact, in the case of Shaira Banu versus Union of India, pronouncement of triple talaq has been declared unconstitutional. Triple talaq unconstitutional. This case was decided in 2017 by Supreme Court. तो इसमें ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था। In fact, there is this Muslim women, the Muslim women protection of rights on marriage Act of 2019. By virtue of this act, the pronouncement of triple talaq has been made a penal offence. तो अगर अब कोई भी ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करता है तो वो क्या है, penal offence है, उसकी प्रॉपर पनिशमेंट है। So pronouncement of talaq, triple talaq, is made a penal offence. Then there is this contingent talaq, the other form of talaq. Contingent talaq. So contingent talaq is basically based on a certain condition कि हस्बैंड वाइफ को बोलता है कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ठीक है, या फिर ये जो तलाक है ये इररेवोकेबल हो जाएगा अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ। तो एक कंडीशन डिसाइड हो जाती है और अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो तलाक फाइनल हो जाता है, और अगर वो कंडीशन नहीं होती है और जब तक नहीं होती है तब तक मैरिज वैलिड रहती है। सो दिस इज कंटिंजेंट तलाक। देन द अदर फॉर्म ऑफ तलाक इज डेलीगेटेड तलाक। Delegated talaq, also known as talaq-e-tafweez. अब डेलीगेटेड तलाक में हस्बैंड जो है वो अपने तलाक करने की पावर वाइफ को डेलीगेट कर देता है। ठीक है,
तो हस्बैंड वाइफ को बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी कुछ ऐसा लगे तो तुम मुझे तलाक दे सकती हो, मैं अपनी पावर तुम्हें डेलीगेट कर रहा हूँ। सो दिस इज तलाक तफवीज। अब अगर इन फ्यूचर वाइफ हस्बैंड को तलाक देती है तो वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि पहली बात तो हस्बैंड ने खुद अपनी पावर डेलीगेट करी है वाइफ को टू प्रोनाउंस तलाक ऑन हिम। ठीक है, तो वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे हस्बैंड ने प्रोनाउंस करा वाइफ पर तलाक, और वो तलाक वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं माना जाएगा किसी भी एंगल से कि वाइफ ने हस्बैंड को तलाक दिया है। इंस्टेड यही माना जाएगा कि हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दिया है, क्योंकि एक्चुअली वाइफ जो है वो हस्बैंड की डेलीगेटेड पावर को ही यूज कर रही थी। ठीक है, रिगार्डिंग दिस ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ तलाक डिस्कस करे हैं, इसका मतलब ही ये है कि ये हस्बैंड की पावर है टू प्रोनाउंस तलाक। तलाक में कभी भी वाइफ की पावर नहीं होती है टू प्रोनाउंस तलाक ऑन हस्बैंड। ठीक है, सिर्फ हस्बैंड की पावर है ये सब टू प्रोनाउंस तलाक। तलाक सुन्नत, बिद्दत, कंटिजेंट तलाक, डेलीगेटेड तलाक, इन सब में हस्बैंड की ही पावर है टू प्रोनाउंस तलाक। ठीक है, तो जब भी तलाक वर्ड आए इसे समझ जाना कि हस्बैंड की पावर है टू प्रोनाउंस तलाक और वाइफ की नहीं है। सिर्फ तलाक तफवीज एक एक्सेप्शन है जिसमें हस्बैंड की ही पावर है एक्चुअली तो, लेकिन उसने वाइफ को अपनी पावर क्या करी है, डेलीगेट कर दी है। ठीक है, सो एक्चुअली वाइफ हस्बैंड की ही पावर यूज करके तलाक प्रोनाउंस कर रही है। देन नेक्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक इज खुला। सो खुला में देर इज दिस प्रपोजल to end marriage from the end of wife. Proposal to end marriage from wife. यहाँ वाइफ खुद प्रपोज करती है कि हमें मैरिज अपनी एंड कर देनी चाहिए। ठीक है, वाइफ प्रपोज कर रही है मैरिज एंड करने के लिए यहाँ पर, तो वाइफ को कुछ डावर भी गिव अप करना पड़ता है हस्बैंड को मनाने के लिए। गिव अप डावर, डिवोर्स लेने के लिए उसे अपना डावर भी गिव अप करना पड़ता है। सो खुला में ये होता है। मुबरात इज अ म्यूचुअल फॉर्म ऑफ डिवोर्स। म्यूचुअल फॉर्म ऑफ डिवोर्स। सो इसमें हस्बैंड और वाइफ आपस में डिसाइड करके तलाक दे रहे हैं। ठीक है, तो मुबरात इज अ म्यूचुअल फॉर्म ऑफ डिवोर्स। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वाइफ को अपना डावर गिव अप करना ही पड़े। ठीक है, अगर दोनों ने आपस में डिसाइड किया है और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे डिसाइड हुई है उसके बेसिस पर ही मुबरात मिलता है। ठीक है, और वो आपस में डिसाइड करके डिवोर्स ले सकते हैं, अपनी मैरिज को एंड कर सकते हैं। सो अब अगर हम लोग नोटिस करें यहाँ, तो ये जो तलाक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल फॉर्म्स ऑफ डिवोर्स है, इसमें एक्चुअली जो हस्बैंड की पावर है डिवोर्स देने की वो बहुत ज्यादा है। राइट, वाइफ के पास सिर्फ खुला और मुबरात का ऑप्शन है। मुबरात में भी क्या होगा, जो हस्बैंड और वाइफ है अगर वो म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं डिवोर्स देने के लिए तो वो एंड हो जाएगी मैरिज, अदरवाइज नहीं। और खुला में भी वाइफ को अपना डावर गिव अप करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिवोर्स। ठीक है, तो वो वाइफ के लिए काइंड ऑफ डेट्रीमेंटली हो जाता है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उससे छिन रही है। ठीक है, सो ऐसा कोई फॉर्म ऑफ डिवोर्स मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं है जिसमें वाइफ के पास भी एक अनहिंडर्ड पावर हो डिवोर्स देने की। सो दैट इज वाई देयर इज अ जुडिशियल फॉर्म ऑफ डिवोर्स व्हिच प्राइमरीली गिव्स द वाइफ द राइट टू गिव डिवोर्स टू द हस्बैंड। सो नाउ नेक्स्ट इज जुडिशियल फॉर्म ऑफ डिवोर्स। Now, judicial form of divorce, basically the Dissolution of Muslim Marriages Act of 1939. इसमें grounds available है wife के लिए। The dissolution of Muslim Marriages Act of 1939। बिकॉज अब तक हमने जितना भी देखा एक्स्ट्रा जुडिशियल फॉर्म ऑफ डिवोर्स जो है वो प्राइमरीली हस्बैंड के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें हस्बैंड की अनफेटर्ड पावर्स है टू ऑब्टेन डिवोर्स। ठीक है, टू गिव डिवोर्स। बट जुडिशियल फॉर्म ऑफ डिवोर्स में वाइफ को कंपैरेटिवली इक्वल फुटिंग पर लाने के लिए ये एक्ट इनैक्ट किया गया। इसमें 9 ग्राउंड्स अवेलेबल हैं वाइफ के पास, जो अगर फुलफिल होते हैं तो वाइफ उन ग्राउंड्स पर डिवोर्स ले सकती है। Muslim wives. So please come to this act first. The Dissolution of Muslim Marriages Act of 1939. So an act to consolidate and clarify the provisions of Muslim law relating to suits for dissolution of marriage by women
married under Muslim law and to remove doubts as to the effect of the renunciation of Islam by a married Muslim woman on her marriage tie. So basically क्लैरिफिकेटरी भी है ये प्रोविजन कुछ एस्पेक्ट्स पर, और प्लस इसमें ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स भी अवेलेबल है वाइफ के लिए. सो उस कंटेक्स्ट में ये कंसोलिडेटिंग नेचर का भी है. ओके. So whereas it is expedient to consolidate and clarify the provisions of Muslim law relating to suits for dissolution of marriage by women married under Muslim law and to remove doubts as to the effect of the renunciation of Islam by a married Muslim woman on her marriage tie. तो अगर मैरिड मुस्लिम वुमन अगर अपना रिलीजन रिनाउंस कर देती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है वो भी हम इस एक्ट में देखेंगे. इट इज़ hereby enacted as follows. This act may be called the Dissolution of Muslim Marriage Act of 1939. It extends to the whole of India. So grounds for divorce are given under section 2 of this act. Grounds for decree for dissolution of marriage. A woman married under Muslim law shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage on any one or more of the following grounds. That means जो वाइफ है, मुस्लिम वाइफ है, वो एक ग्राउंड में भी जा सकती है कोर्ट से डिवोर्स ऑब्टेन करने के लिए और एक से ज़्यादा ग्राउंड्स में भी जा सकती है. ठीक है. So the first is that the whereabouts of the husband have not been known for a period of 4 years. ठीक है. हस्बैंड कहाँ है, कहाँ रह रहा है, वो 4 साल से पता ही नहीं है किसी को. और किसी को का मतलब है those who ordinarily would have heard about his whereabouts. ठीक है. जिसको नॉर्मली जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, कलीग्स हो गए, किसी को भी जिनको नॉर्मली पता होता कि हस्बैंड कहाँ है, बट किसी को कोई आइडिया ही नहीं है कि हस्बैंड कहाँ है. ठीक है. तो उस कंटेक्स्ट में अगर 4 साल बीत जाते हैं एंड नो वन नोज अबाउट हिज वेयरअबाउट्स, देन येस दिस ग्राउंड कैन बी इन्वोक्ड. अब अगर हम इसे हिंदू लॉ से कंपेयर करें, हिंदू लॉ में सेम ग्राउंड अवेलेबल है बट वहाँ पर टाइम पीरियड 7 ईयर्स का है एंड नॉट 4 ईयर्स. ठीक है. यहाँ पर 4 ईयर्स का टाइम पीरियड है बट हिंदू लॉ में 7 ईयर्स का टाइम पीरियड गिवन है. सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन द हिंदू मैरिज एक्ट एंड this Dissolution of Muslim Marriage Act of 1939. Then the next is that the husband has neglected or has failed to provide for her maintenance for a period of 2 years. देखो सबसे पहले तो ये period of 2 years important है. ठीक है. That the maintenance has not been provided for 2 years. Now there are two terms used in this ground: neglected or has failed to provide for her maintenance. अब देखो neglected वर्ड का मतलब है थोड़ा intentional conduct. ठीक है. कि neglect किया यानी कि intentional हो सकता है ये, but failed to provide extraneous circumstance की वजह से भी हो सकता है. मान लो हस्बैंड है, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि वो खुद को ही मेंटेन नहीं कर पाता, वो वाइफ को तो क्या मेंटेन करेगा, और 2 साल से ऊपर हो गए उसने वाइफ को मेंटेनेंस ही नहीं दिया, इस चक्कर में घर खर्चा के लिए भी कुछ नहीं दिया. ठीक है. तो अब इस सर्कमस्टांस में ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन गया है वाइफ के लिए. ठीक है. वाइफ जाकर डिवोर्स ले सकती है. यहाँ पर हस्बैंड का इंटेंशन क्या है, फेल टू प्रोवाइड फॉर हर मेंटेनेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हस्बैंड का क्या इंटेंशन है, इट डजंट मैटर. क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ को मेंटेन करने के लिए केपेबल भी नहीं है, अगर वो नहीं कर पा रहा है मेंटेन, 2 साल का टाइम पीरियड बीत गया है, तो वो अपने आप ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन जाएगा. देन नेक्स्ट इज दैट द हस्बैंड हैज बीन सेंटेंस्ड टू imprisonment फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और अपवर्ड्स. सेंटेंस्ड 7 years और अपवर्ड्स, 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो गई है. सजा कौन देता है? बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ. ऑब्वियसली ये जो सेंटेंसिंग होगी ये कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू होगी. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, हियर द वर्ड यूजेस सेंटेंस एंड नॉट एक्यूजेशन. सो मेयर एक्यूजेशन और एलिगेशन इज नॉट इनफ. ठीक है. अगर सिर्फ एक्यूजेशन है तो उसके बिना पर ग्राउंड ऑफ डिवोर्स नहीं अवेलेबल होता है. पहली बात तो जो कन्विक्शन है वो होना चाहिए, और सिर्फ कन्विक्शन से भी काम नहीं चलेगा. कन्विक्शन के बाद सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और अपवर्ड्स. मान लो 5 साल की 6 साल की सजा मिली है तो उससे नहीं होगा. सिमिलरली अगर कम्युनिटी सर्विस उसको ग्रांट किया गया है एंड देयर इज नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, देन ऑल्सो इट विल नॉट बिकम अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स. ठीक है.
अगर फाइन इम्पोज किया गया है एंड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर इज नॉट देयर, देन ऑल्सो दिस ग्राउंड विल नॉट बी अवेलेबल। ठीक है, तो ग्राउंड कब अवेलेबल हो रहा है? जब सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो रहा है एंड दैट टू शुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और अपवर्ड्स। ठीक है, तो मेयर एक्यूजेशन इज नॉट इनफ। अगर कोई और पनिशमेंट मिल रही है तो वो भी इनफ नहीं है। ओनली पनिशमेंट इज सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और upwards. Then next is that the husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligations for a period of 3 years. This is a form of cruelty. Husband के ऊपर liability होती है that he has to perform marital obligations. Similarly wife पर भी same liability होती है। ठीक है, husband और wife एक relationship में है, if they are in a marriage then they have to perform their marital obligations, and if the husband fails to perform his marital obligations for a period of 3 years or upwards, 3 साल या उससे ज़्यादा का समय बीत गया है बट हस्बैंड ने अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करी है, तो वो भी एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन जाता है। ठीक है, एंड दिस शुड बी विदाउट रीजनेबल कॉज। ठीक है, अगर वाइफ के ही कंडक्ट की वजह से हस्बैंड अपना मैरिटल ऑब्लिगेशंस नहीं फुलफिल कर पा रहे देन दिस विल नॉट बी इनफ, वो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर एक रीजनेबल कॉज इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो ग्राउंड है ये ग्राउंड ऑफ क्रूअल्टी भी बन रहा है, राइट? क्योंकि अगर एक हस्बैंड अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहा है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज तो वो एक ग्राउंड ऑफ क्रूअल्टी भी होता है। वो क्रूअल्टी ही तो होगा वाइफ पर दैट द हस्बैंड इज नॉट फुलफिलिंग हिज मैरिटल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो अगर 3 साल या उससे ज्यादा का समय बीत जाता है इस सेम एस्पेक्ट में तो फिर वो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन जाता है। दैट द हस्बैंड वाज इम्पोर्टेंट at the time of the marriage and continues to be so. हस्बैंड वॉज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब निकाह कॉन्ट्रैक्ट हुआ हस्बैंड और वाइफ के बीच में तब वो इम्पोर्टेंट था, एंड टिल द प्रेजेंट डे, टिल द डेट ऑन विच द वाइफ इज अप्रोचिंग द कोर्ट टू ऑब्टेन डिवोर्स द हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये है, पहली बात तो इम्पोर्टेंसी जैसे ही वर्ड देखा ये क्लिक कर जाना चाहिए कि फिजिकल और मेंटल इम्पोर्टेंसी दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। फिजिकल इम्पोर्टेंसी भी है और मेंटल इम्पोर्टेंसी भी है। ये हमें कैसे पता है? हमने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है और हिंदू मैरिज एक्ट में हमने इम्पोर्टेंसी का मतलब डिटेल में देखा था। ठीक है, तो हमें वहां से इम्पोर्टेंसी का मतलब पता है, इट इंक्लूड्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल इम्पोर्टेंसी। देन द इम्पोर्टेंसी वॉज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड इट कंटिन्यूज टू बी सो। कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक वाइफ कोर्ट में जा रही है टू ऑब्टेन डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड, द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड। ठीक है, क्योंकि हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ मैरिज, सो दैट मीन्स द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड, राइट? ठीक है, प्लस मान लो अगर ऐसा होता है कि द हस्बैंड वॉज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज बट आफ्टर 2 months हिज इम्पोर्टेंसी वॉज क्योर्ड। ठीक है, 2 महीने बाद उसकी इम्पोर्टेंसी ठीक हो गई, उसके बाद वो 1 साल तक नॉर्मल था। ठीक है, 1 साल तक नॉर्मल था, कोई इशू नहीं था, बट 1 साल के बाद वापस वो इम्पोर्टेंट हो गया एंड टिल द प्रेजेंट डे ही इज इम्पोर्टेंट, तो ये तब ग्राउंड ऑफ डिवोर्स नहीं बनेगा। बिकॉज यहाँ पर क्या दे रखा है, देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस इम्पोर्टेंसी फ्रॉम द टाइम ऑफ मैरिज, that the husband was important at the time of marriage and continues to be so, so there must be continuity in this regard. Okay, so continuous impotency है तभी वो ground of divorce बनेगा, otherwise not. Then sixth is that the husband has been insane for a period of 2 years or is suffering from a virulent venereal disease. So theories of divorce में ये हमारा disease theory पर dependent है. Then seventh is that she, having been given in marriage by her father or other guardian before she attained the age of 15 years, repudiated the marriage before attaining the age of 18 years. So 15 साल की उम्र से पहले अगर जो ब्राइड थी, ठीक है, उसकी मैरिज करवाई उसके गार्जियन ने, उसके फादर ने या किसी और गार्जियन ने, और 15 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच में अब उसके पास एक ऑप्शन आ गया है दैट शी कैन ऑब्टेन डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड। अब एक चीज ध्यान से समझो कि 15 ईयर्स से 18 ईयर्स तक अ गर्ल कैन ऑब्टेन
डिवोर्स अंडर दिस एक्ट, राइट। एंड जैसे ही वो गर्ल 18 की हो जाएगी, देन फ्रॉम 18 years till the age of 20 years she can annul her marriage अंडर पीसीएमए। क्योंकि पीसीएमए में जैसे ही जो चाइल्ड पार्टी है वो मेजॉरिटी ऑब्टेन करती है, उसके बाद से लेकर वो 2 साल के अंदर अंदर मैरिज अपनी अनल करवा सकते हैं। इन दैट रिगार्ड द मैरिज इज वॉइडेबल अंडर PCMA. I hope you remember this thing. We have discussed this earlier as well. तो अब इस ग्राउंड के बेसिस पर ये चीज़ याद रखना कि 15 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच में द गर्ल हैज़ द ऑप्शन ऑफ ऑब्टेनिंग डिवोर्स अंडर दिस एक्ट, एंड from the age of 18 years till the age of 20 years she can annul her marriage under PCMA, Prohibition of Child Marriage Act, provided that the marriage has not been consummated. इसकी कंडीशन ये है, ये अनलमेंट तभी हो सकता है जब उसकी मैरिज कंज्यूमेटेड ना हुई हो, बट दिस फैक्ट ऑफ कंज्यूमेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अनलमेंट ऑफ मैरिज। अगर मान लो 15 से 18 साल के बीच में कंज्यूमेट हो गई मैरिज, ठीक है, तब वो डिवोर्स नहीं ऑब्टेन कर सकती यहाँ पर, लेकिन वो अपनी मैरिज अनल करवा सकती है अंडर PCMA टिल द एज ऑफ 20 years. Then, eighth ground is that the husband treats her with cruelty. ठीक है, दैट इज टू से अब यहाँ पर क्रूअल्टी के स्पेसिफिक इंस्टांसेस दे दिए हैं हमें, ठीक है। ए हैबिचुअली असॉल्ट्स हर or makes her life miserable by cruelty of conduct even if such conduct does not amount to physical ill treatment. Physical ill treatment नहीं भी है तब भी if the husband is habitually assaulting her then that will amount to cruelty. Then B associates with women of evil repute or leads an infamous life. Then C attempts to force her to lead an immoral life. D disposes of her property or prevents her exercising her legal rights over it. If the husband is not letting the wife to exercise her legal rights over the property, ठीक है, वाइफ की प्रॉपर्टी है और उस पर वो उसको अपने लीगल राइट्स एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, वो भी एक फॉर्म ऑफ डिवोर्स बन जाएगा, वो भी एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन जाएगा, वो क्रूअल्टी होगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू रेंट फ्रॉम सर्टन प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको अपने घर से एक प्रॉपर्टी मिली एंड उसका जो रेंट है वो टेक्निकली वाइफ के पास जाना चाहिए था सारा। नाउ द हस्बैंड हियर क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन एंड वो वाइफ के पास रेंट जाने ही नहीं देता, वो सारा रेंट खुद रख लेता है और वो वाइफ को उससे कुछ भी नहीं देता। देन this means that the husband is creating an obstruction and he is not letting the wife to enjoy her legal rights over that property, ठीक है, because rent का wife का legal right है and not of husband, ठीक है। अगर cordial relations हो तो वो share कर सकते हैं उस चीज को, but cordial relations नहीं है and husband is willfully creating this obstruction, then in that case this will amount to cruelty. Then E obstructs her in the observance of a religious profession or practice, वो उसके religious profession और practice को नहीं preach करने दे रहा है। Then if he has more wives than one, does not treat her equitably in accordance with the injunctions of the Quran. देखो कुरान में ये चीज तो बोली हुई है that limited polygamy is allowed. A Muslim man can take up to 4 wives. Then it is also specifically stated that the man must treat all the wives equitably. ठीक है, जो जितनी भी वाइफ्स है उन सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर वो बाकी वाइफ्स के साथ ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा है या जो करंट वाइफ है उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है उसे, तो भी वो क्रूअल्टी होगा उस वाइफ के अगेंस्ट एंड दिस विल बिकम अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर दिस एक्ट। देन 9th, on any other ground which is recognized as valid for the dissolution of marriages under Muslim law, ठीक है, कोई भी और ऐसा ग्राउंड which is recognized as valid for the dissolution of marriages under Muslim law। अब इसमें जो 3 और स्पेसिफिकली ग्राउंड्स अवेलेबल हैं 9th में, ठीक है, प्लीज नोट दीज ग्राउंड्स।
So grounds available under section 2 clause 9 of the Dissolution of Muslim Marriages Act of 1939. First is Illa. Now, in this case, what happens that husband swears before the God that he has nothing to do with his wife and abstains from cohabitation with her for a period of 4 months. ठीक है, वो बिल्कुल भगवान की सौगंध खा लेता है, वो भगवान की कसम खा लेता है कि उसका अपनी बीवी से, अपनी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है और वो फिर उसके साथ 4 महीने तक किसी भी टाइप का कोहाबिटेशन नहीं करता है. देन इन दैट सिचुएशन दिस विल अमाउंट टू इला. दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. ठीक है, ये अदर फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में आता है. सो इफ द हस्बैंड swears before the God that he has nothing to do with the wife and does not cohabit with her for 4 months or more. ठीक है, नाउ दिस बिकम्स अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स फॉर वाइफ. ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ है कि अगर हस्बैंड ने स्वेयर कर लिया दैट ही हैज नथिंग टू डू विद द वाइफ, 4 मंथ्स तक उनके बीच में कोहाबिटेशन नहीं हुआ उस स्वेयर के बाद, देन इन दैट सिचुएशन वाइफ कैन अप्रोच द कोर्ट. अभी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं हुई है यहाँ पर मैरिज, यहाँ पर वाइफ को कोर्ट जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मुझे इस ग्राउंड पर डिवोर्स चाहिए. उसको ऑफिशियली जब कोर्ट डिवोर्स ग्रांट कर देगा तब मैरिज डिसॉल्व होगी. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्ट तक मैरिज डिसॉल्व नहीं हुई है. मैरिज डिसॉल्व कब होगी? जब वाइफ कोर्ट जाएगी इस ग्राउंड पर और बोलेगी कि मुझे कोर्ट से डिवोर्स चाहिए. राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट वाइफ के लिए ग्राउंड क्रिएट कर रहा है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का. ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं हो रही है मैरिज, इस ग्राउंड पर वाइफ जाएगी कोर्ट मैरिज डिसॉल्व करवाने के लिए. देन सेकेंड ग्राउंड इज जीहर. Now, in this situation, husband compares the wife to any of the relations that falls within his degrees of prohibited relationship. ठीक है, जैसे मान लो हस्बैंड बोल दे कि तुम तो मेरी बहन समान हो, अपनी वाइफ को बोल दे, या फिर तुम तो मेरी माँ समान हो. अब मदर और सिस्टर ये हस्बैंड के लिए तो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में लाई करते हैं. ही कैन नॉट वैलिडली मैरी देम, राइट. ठीक है, तो अगर वो किसी ऐसे रिलेशन से कंपेयर कर दे अपनी वाइफ को, तब वाइफ, ठीक है, वाइफ के पास एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स क्रिएट हो जाता है. बट मीन वाइल इफ द हस्बैंड परफॉर्म्स पेनांस, देन इन दैट सिचुएशन दिस ग्राउंड विल नॉट बी अवेलेबल टू द वाइफ. ठीक है, वो वैलिडली सबसिस्टिंग मैरिज ही होगी. लेकिन इफ द हस्बैंड डज नॉट परफॉर्म पेनांस, देन इन दैट सिचुएशन द वाइफ विल हैव दिस ग्राउंड. हस्बैंड compares wife to any relation falling within his degrees of prohibited relationship. If the husband performs penance, then the ground will not be available. तो अगर वो कंपेयर कर दे अपनी वाइफ को, लेकिन उसको तुरंत रियलाइज हो कि अरे उसने क्या किया, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और वो उस चीज़ का पश्चाताप कर ले. ठीक है, वो रिमोर्सफुल हो और वो अपना रिग्रेट शो करे इस चीज़ को लेकर दैट ही शुड नॉट हैव सेड दिस थिंग, और वो वाइफ को सॉरी बोले, उसको मनाए, या फिर वो भगवान के आगे माफ़ी मांगे, एनी फॉर्म ऑफ फिनांस, एनी फॉर्म ऑफ रिमोर्सफुल कंडक्ट, देन इन दैट सिचुएशन
दिस ग्राउंड विल नॉट बी अवेलेबल टू वाइफ, क्योंकि वो पता लग जाएगा कि हाँ शेयर मिस्टेक थी हस्बैंड की और ही डिडंट इंटेंड दिस थिंग, ठीक है। देन द थर्ड ग्राउंड इज लिया। नाउ इन दिस सिचुएशन husband accuses wife of cruelty, ठीक है। हस्बैंड वाइफ को क्रूअल्टी के लिए एक्यूज करता है। नाउ वाइफ विल गो टू कोर्ट टू ऑब्टेन डिवोर्स। बट सिर्फ इस ग्राउंड पर डिवोर्स नहीं मिलता है लिया के केस में। नाउ इन दिस सिचुएशन द कोर्ट विल गिव हस्बैंड द चांस टू प्रूव दिस चार्ज ऑफ क्रूअल्टी, ठीक है। हस्बैंड को एक चांस मिलेगा क्रूअल्टी का चार्ज प्रूव करने का। इफ ही इज एबल टू प्रूव दैट yes the wife was adulterous, then the divorce will not be granted to wife। अगर हस्बैंड ने प्रूव कर दिया कि मैंने जो एक्यूजेशन लगाया वाइफ पर वो सही था बिल्कुल एंड शी वॉज अडल्ट्रस, तो वाइफ को डिवोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हस्बैंड ये प्रूव नहीं कर पाता है कि उसने अक्यूज किया वाइफ को और वो एक्यूजेशन सही था, अगर हस्बैंड ये नहीं प्रूव कर पाता है, ठीक है, उसके पास इनफ एविडेंसेस नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वाइफ को डिवोर्स मिल जाएगा इस ग्राउंड पर। इफ हस्बैंड is able to prove that the wife was adulterous, the court will not grant divorce टू वाइफ। तो अगर हस्बैंड सच में ये प्रूव कर पाता है कि वाइफ अडल्ट्रस थी, तो वाइफ को डिवोर्स नहीं मिलेगा। बट अगर हस्बैंड नहीं प्रूव कर पाता कि वाइफ अडल्ट्रस थी, उसका कंडक्ट अडल्ट्रस था समहाउ, तो फिर वाइफ को डिवोर्स मिल जाएगा इस ग्राउंड पर। एंड द लास्ट फॉर्म अंडर दिस इज irretrievable breakdown of marriage। सो इफ द मैरिज इज बियॉन्ड रिपेयर, ठीक है, जो पार्टीज के डिफरेंसेस हैं वो आपस में बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं एंड देयर इज नो चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज, तो उस केस में irretrievable breakdown of marriage हो जाएगा एंड द वाइफ कैन obtain divorce on this ground as well। So proviso, let's come on to this proviso, provided that no decree shall be passed on ground 3 until the sentence has become final, ठीक है। जो हमने सेंटेंस वाला ग्राउंड डिस्कस करा था, अगर सेंटेंस फाइनल नहीं हुआ है तब तक इस ग्राउंड पर डिवोर्स नहीं मिलेगा। मान लो सेंटेंस आज मिला, ठीक है, टुडे इज 7th of September, मान लो 7th of September को ही सेंटेंस हो गया, सेंटेंसिंग हो गई, ठीक है, और कोर्ट ने अनाउंस कर दिया दैट द हस्बैंड विल हैव सेंटेंस ऑफ 8 years इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो 8 सितंबर को ही वाइफ जाकर इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकती है, ठीक है। तो जैसे ही सेंटेंस फाइनल हो जाएगा, वाइफ के पास ये ग्राउंड अवेलेबल हो जाएगा। देन बी, अ डिक्री पास ऑन ग्राउंड 1 शैल नॉट टेक इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months from the date of such decree, and if the husband appears either in person or through an authorized agent within that period and satisfies the court that he is prepared to perform his conjugal duties, the court shall set aside the said decree, ठीक है। तो अगर वाइफ चली गई है कोर्ट डिवोर्स ऑब्टेन करने एंड कौन सा ग्राउंड लेकर, दैट द हस्बैंड द वेयरअबाउट्स ऑफ हस्बैंड आर नॉट नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years और मोर, ठीक है। उस ग्राउंड पर अगर वाइफ गई है तो 6 months, अगर डिक्री आने के 6 months के अंदर अंदर हस्बैंड वापस आ जाता है और वो बोलता है दैट आई एम रेडी टू फुलफिल माई कॉन्जुगल ऑब्लिगेशंस, देन इन दैट केस द डिक्री विल नॉट टेक इफेक्ट, ठीक है। वो इफेक्टिव नहीं होगी डिक्री और वो वैलिड मैरिज सबसिस्ट हो जाएगी वापस, ठीक है। सी, बिफोर पासिंग अ डिक्री ऑन ग्राउंड 5th, द कोर्ट शैल ऑन एप्लीकेशन बाय द हस्बैंड मेक एन ऑर्डर requiring the husband to satisfy within a period of 1 year from the date of such order that he has ceased to be impotent, and if the husband so satisfies the court within such period, no decree shall be passed on the said ground। तो इस 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर,
ठीक है, डेट ऑफ ऑर्डर के 1 साल के अंदर अंदर इफ द हस्बैंड इज एबल टू प्रूव दैट ही हैज सीज्ड टू बी इम्पोर्टेंट, वो अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, तो उस केस में भी वो डिक्री इफेक्टिव नहीं होगी. सो यू नीड टू रीड दीज प्रोवाइजोज अलॉन्ग विद द रेलिवेंट provisions. Okay, so let's just see this effect of conversion to another faith. The renunciation of Islam by a married Muslim woman or her conversion to a faith other than Islam shall not by itself operate to dissolve her marriage. Actually, dissolution of Muslim Marriage Act से पहले क्या पोजीशन थी? उससे पहले ये पोजीशन थी कि अगर कोई भी वाइफ इस्लाम से कन्वर्ट होकर किसी और रिलीजन में खुद को कन्वर्ट कर लेती है, देन दैट विल एक्ट एज इप्सो फैक्टो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. ठीक है, जस्ट कम टू दिस. यस, सो पहले बिफोर 1939 द पोजीशन वाज दैट अगर कन्वर्जन होता है, ठीक है, इफ द हस्बैंड कन्वर्ट्स, तो उस केस में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इप्सो फैक्टो नहीं होता, डज नॉट इप्सो फैक्टो डिसॉल्व्स द मैरिज. ठीक है, बट अगर वाइफ कन्वर्ट कर रही है, इफ द वाइफ कन्वर्ट्स, तो वो उसकी वजह से क्या होगा, वो मैरिज अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी. डिसोल्यूशन, कन्वर्ट होते ही मैरिज क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी. तो इस केस में हस्बैंड और वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में रूल्स डिफरेंट थे कन्वर्जन के. अब 1939 एक्ट में क्या किया, उस चीज को भी स्ट्रीमलाइन कर दिया. ठीक है, इस पोजीशन को स्ट्रीमलाइन कर दिया एंड जो हस्बैंड के केस में पोजीशन है वही अब वाइफ के केस में भी कर दी. So the renunciation of Islam by a married Muslim woman or her conversion to a faith other than Islam shall not by itself operate to dissolve her marriage. तो immediately उसकी marriage dissolve नहीं होगी. Provided that after such renunciation or conversion, the woman shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of marriage on any of the grounds mentioned in section 2. तो मतलब conversion के बाद भी जो वुमन है वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट में आकर अपनी मैरिज डिसॉल्व कर सकती है ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स गिवन अंडर सेक्शन 2. ठीक है, तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ है एंड इस एक्ट में आकर कन्वर्जन के बाद भी वो जो वुमन है वो डिवोर्स ऑब्टेन कर सकती है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ वुमन कन्वर्टेड टू इस्लाम फ्रॉम सम अदर फेथ हु री-एम्ब्रेसेस हर फॉर्मर फेथ. ठीक है, तो मान लो कोई अगर वुमन थी, वो हिंदू थी पहले, ठीक है, उसने पहले खुद को मुस्लिम फेथ में, इस्लाम फेथ में कन्वर्ट करा, फिर उसने मैरिज करी एक पर्सन से और उसके बाद वो वापस हिंदुइज्म में उसने कन्वर्ट कर लिया, तो उस पर ये सेक्शन 4 नहीं अप्लाई होगा. ठीक है, उस पर ये सेक्शन 4 नहीं अप्लाई होगा. बट इन ऑल अदर केसेस the section 4 will be applicable on Muslim woman if she converts herself to any other faith. Then section 6 is important. Nothing in this act shall affect any right which a married woman may have under Muslim law to her dower or any part thereof on the dissolution of her marriage. क्योंकि हमने खुला का इफेक्ट देखा था. ठीक है, एक सेकेंड. सो हमने यहाँ पर पहले खुला का इफेक्ट देखा था, राइट. खुला में क्या होता था कि अगर वाइफ को अपनी मैरिज डिसॉल्व करनी है तो उसके लिए उसको कुछ डावर या पूरा डावर गिव अप करना पड़ता था. सो दिस हैज बीन रेक्टिफाइड इन द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट. ठीक है, तो अगर वाइफ को अपनी मैरिज डिसॉल्व करनी है, उसके लिए उसको अपना डावर गिव अप करने की जरूरत नहीं है. सो रादर शी कैन जस्ट टेक रिकोर्स टू एनी ऑफ द ग्राउंड्स गिवन अंडर सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड ऑब्टेन डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड एंड उसका जो डावर का राइट है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा. So this is one of the major differences between khula and judicial forms of divorce, that her right of dower is protected. So her right of
डावर इज प्रोटेक्टेड. सो दिस इज ऑल अबाउट डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ. ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ डिवोर्स हैं. कुछ हस्बैंड के लिए ग्राउंड्स अवेलेबल हैं और कुछ वाइफ्स के लिए ग्राउंड्स अवेलेबल है. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज ग्राउंड्स. And this is all for this lecture. Thank you.